माना कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है Np और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है Ns। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में प्राप्त चुंबकीय फ्लक्स फाई डेल्टा फाई और द्वितीयक कुंडली में भी वही चुंबकीय फ्लक्स हमको प्राप्त होगा। यानी कि प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में दोनों में जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होंगी वो समान होंगी। अगर हम ये मान लें कि चुंबकीय क्षरण मतलब नगण्य हो तब, तो प्राथमिक कुंडली में जितनी चुंबकीय फ्लक्स होगा उतना ही सेकेंडरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, एक फेरे से। बात समझ में आई? यानी कि एक फेरे से जितनी चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में होगा उतनी ही चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी कुंडली में भी होगा, एक फेरे से। अगर प्राथमिक कुंडली में Np चुंबकीय बल रेखाएं, Np जो है कि कुंडली की संख्या है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल Ep होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अगर Ns है तो इसमें चुंबकीय विद्युत वाहक बल Es होगा। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण 1 से भाग कर दें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? ES बटा EP बराबर हो जाएगा NS डेल्टा फाई B बटा डेल्टा T। Np इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा T। अब बताओ ये वाला इससे कट जाएगा कि नहीं? है, इससे कट जाएगा, अर्थात Ns बटा Np हो जाएगा। ES बटा EP इक्वल टू Ns बटा Np। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? अगर इसको हम मान लें कि इक्वल टू R, किसी निश्चित मान के बराबर, तो R को क्या कहेंगे? जहां R परिणमन अनुपात है, परिणमन अनुपात है, जहां R क्या है? परिणमन अनुपात है। तो जो ES है विद्युत वाहक बल सेकेंडरी वाइंडिंग में, वही जो है कि VS भी होता है, जो EP है वही जो है कि VP भी होता है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या VS बटा VP इज इक्वल टू NS बटा NP बराबर। ठीक है, अभी बराबर सूत्र क्या होता है? V बराबर I। और अगर दोनों चालक तारों का प्रतिरोध अगर समान रहता तो क्या हो जाएगा? IR होगा ना। IS बटा, इसको मान लो कि IS और RS है बटा IP और RT है इक्वल टू NS बटा NP। अगर दोनों में अगर धारा अगर समान बह रही है तब तो प्रतिरोध अलग अलग रहेगा, प्रतिरोधों का अनुपात इसके परिणमन के अनुपात के बराबर होगा। अगर दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा तो वह कट जाएगा, तो उसकी जो धारा का अनुपात होगा वह परिणमन अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है? इसको तुम लोग लिख सकते हो। अभी देखो, सुनो, यहाँ से VS बटा VP इक्वल टू NS बटा NP, यही परिणमन अनुपात है। ठीक है ना, यही क्या है? परिणमन अनुपात है। मगर तुम लोग ये पढ़े हो
कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति दूसरी कुंडली में, जितनी प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति होती है वही दूसरी कुंडली में भेजने का कार्य करती है। ट्रांसफार्मर बिना चालकी माध्यम के भी प्राथमिक कुंडली से दूसरी कुंडली में वैद्युत शक्ति भेजता है। तो जो प्राथमिक कुंडली में रहेगा वही नहीं दूसरी कुंडली में वैद्युत शक्ति रहेगी। ठीक, तो यही लिखोगे, प्राथमिक कुंडली में दी गई वैद्युत शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली में प्राप्त वैद्युत शक्ति ठीक है। तब बताओ कि प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? P पावर। तो P बराबर प्राथमिक कुंडली का हो जाएगा VP इंटू IP बराबर द्वितीय कुंडली में प्राप्त वैद्युत शक्ति हो जाएगा VSIS। ठीक है, VSIS। अब हम IS को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो IP बटे IS इक्वल टू VS बटा VP। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 से VS बटा VP का मान समीकरण नंबर 4 से समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, VS बटा VP का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 से जो क्या है VS बटा VP का मान यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा VS बटा VP इक्वल टू NS बटा NP इक्वल टू, बताओ हम VS बटा VP की जगह पे अगर IP बटा IS रख दें, ठीक है ना, इक्वल टू R। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो यही होगा, यही ट्रांसफार्मर के लिए पूरा परिणाम अनुपात R के बराबर आएगा। अगर देखो, अगर वोल्टेज अधिक है सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में कम, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। नहीं, सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होगी। परंतु इसका उल्टा होगा, जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसमें धारा कम बहेगी। यहाँ जो हम बता दिए थे ना, वो थोड़ा सा गलती हो गया। यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या जब ज्यादा रहेगी तो प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा ज्यादा रहेगी, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा कम रहेगी। ठीक है, अगर देखो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर फेरों की संख्या कम है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा कम रहेगी, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में धारा ज्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक लिखो। देखो, जो वोल्टेज है सेकेंडरी वाइंडिंग का, वो जो है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, मगर क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। अब समझ में आ रही बात? यहाँ से देखो, सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
अब देखो, अगर तुम सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या बढ़ा रहे हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ेगा मगर धारा घट जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। ठीक है, तो इस सिस्टम को याद रखो, इसी के अनुसार है। ठीक है, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक है तो उसमें वोल्टेज अधिक होगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। जब वोल्टेज अधिक होगा तो धारा ऑटोमेटिक घट जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती है धारा। ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा घट जाएगी क्योंकि वोल्टेज अधिक हो गया। इसी नियम से ये प्राप्त हुआ है हमको। अब देखो जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता ये कितना कार्य कर सकता है, इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति निर्गत शक्ति बटा क्या होगा, निवेशित शक्ति। ठीक है, जितनी इसमें निर्गत शक्ति प्राप्त हो रही है, ठीक, अगर उतना निवेशित शक्ति हो तो ट्रांसफार्मर अधिक दक्ष है, मतलब पूरा ट्रांसफार्मर एक्यूरेट पूरा कार्य कर रहा है। मगर ऐसी बात नहीं, इसकी दक्षता पूरी कभी एक नहीं हो सकती। ये नहीं कि जितना निवेशित करोगे उतना ही हमको निर्गत प्राप्त होगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में अगर तुम जितना वोल्टेज देते हो तो वह प्रेरण के कार्य करेगा, उसमें विद्युत हानियाँ होंगी। ठीक, शैथिल्य हानि क्या है और ताम्र हानि है, लौह हानियाँ हैं, ये सब हानियाँ उसमें होंगी ना। तो जितनी हानि उसमें होगी तो निर्गत जो निवेशित शक्ति है इसी में से न होगी, तो निर्गत शक्ति जाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा कम हमको प्राप्त होगी, है कि नहीं। तो यही है, ट्रांसफार्मर पूर्ण दक्ष नहीं हो सकता है, जरूर कुछ न कुछ कम करेगा ही। ठीक है।